आज हम लोग न्यूसेंस टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हिंदी में उपताप कहा जा रहा है और सुविधा की दृष्टि से इस टॉपिक को 10 पॉइंट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहला टॉपिक होगा इसका लिटरल मीनिंग ऑफ न्यूसेंस, दूसरा टॉपिक होगा नेचर ऑफ न्यूसेंस, तीसरा टॉपिक होगा डेफिनेशन, चौथा इसेंशियल एलिमेंट्स, पांचवा टाइप ऑफ न्यूसेंस, छठा जो है सेंसिटिव प्लेंटिफ का रोल क्या होगा, सातवां रोल ऑफ मेंस्ट्रिया या मैलेज, आठवां अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, नवा जो है डिफेंसेस इन केस ऑफ न्यूसेंस और दसवां जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ट्रेसपास एंड न्यूसेंस। तो इन 10 पॉइंट्स के माध्यम से हम लोग इस पूरे टॉपिक की स्टडी करेंगे। पहला टॉपिक जो है इसका वो लिटरल मीनिंग ऑफ न्यूसेंस कि लिटरल मीनिंग क्या है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि टर्म न्यूसेंस जो है फ्रेंच वर्ड जो है वो न्यूरे उससे लिया गया है और न्यूरे का मतलब होता है टू हर्ट या टू एनॉय, अर्थात किसी को क्षति कारित करना या क्षोभ कारित करना, ये उपताप कहलाता है। अगर सामान्य अर्थों में कहें कि न्यूसेंस क्या है तो हमें कहना होगा कि टू हर्ट और टू एनॉय एनी पर्सन शैल बी कॉल्ड न्यूसेंस। अब नेचर ऑफ न्यूसेंस क्या है, तो इन जनरल हम सबको पता है कि न्यूसेंस इज एज अ टॉर्ट ये सिविल रॉन्ग है, बट यहाँ इतने से काम नहीं चलने वाला है। हमको ये भी जानना है कि न्यूसेंस इज अ कंटिन्यूअस रॉन्ग और कंटिन्यूइंग रॉन्ग, यानी न्यूसेंस यानी उपताप जो है वो एक सतत अपकृत्य है। इसका क्या मतलब हुआ कंटिन्यू रॉन्ग? इसका मतलब है कि न्यूसेंस लगातार चलते रहने वाला रॉन्ग है, ये नहीं कि एक इवेंट से ये पूरा हो जाएगा। इवेंट होगा, न्यूसेंस शुरू होगा और वो न्यूसेंस कंटिन्यू रहेगा, इसलिए इसे इसका नेचर क्या कहा जा रहा है कंटिन्यूइंग रॉन्ग। लेकिन जैसे अपराध के मामले में क्या होता है कि वो एक इंसिडेंट बस होता है कि एक घटना हुई, हमने किसी को गोली मारी, वो मरा और मृत्यु हो गई, खत्म, एक घटना किया गया। लेकिन यहां कंटिन्यूइंग रॉन्ग कहने का मतलब है कि ये लगातार चलते रहने वाला रॉन्ग है, ये रुकेगा नहीं। अब तीसरा पॉइंट जो इसमें देखें, ये लिटरल मीनिंग आपका हुआ कि क्या है और दूसरा नेचर क्या है। तीसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें तो डिफिनीशन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टॉर्ट अनकोडिफाइड लॉ है और यहाँ पे कोडिफाइड न होने के कारण कोई प्रॉपर डिफिनेशन देना मुश्किल है। इसको पोलक ने, विनफील्ड ने, सामंड ने अपने अपने हिसाब से परिभाषित करने की कोशिश की है और उसमें जो सबसे एग्जैक्ट और एक्यूरेट डिफिनेशन है वो विनफील्ड की डिफिनेशन है, जो बोर्ड पे हम लोगों ने लिख रखा है कि ये विनफील्ड ने क्या कहा था। अब विनफील्ड की डिफिनेशन को हम लोग एक्यूरेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसी डिफिनेशन को हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने और हमारे से पहले प्रिवी काउंसिल ने इसी डिफिनेशन को मान्यता दी थी। तो विनफील्ड ने जो न्यूसेंस को डिफाइन किया तो उन्होंने डिफाइन किया है कि न्यूसेंस एज अ टॉर्ट मीन्स एन अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद अ पर्सन्स यूज और enjoyment of land or some right over in or in connection with it, अर्थात अपकृत्य के रूप में उपताप का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा भूमि के प्रयोग अथवा उसके उपभोग अथवा उस भूमि के संबंध में या उससे संबंधित किसी अधिकार के साथ किया गया विधि विरुद्ध हस्तक्षेप है। तो ये तो शाब्दिक परिभाषाएं हुई कि, लेकिन अगर हमें इन शॉर्ट कहना हो कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूसेंस, तो हम कहेंगे किसी भूमि के प्रयोग अथवा उपभोग या उससे संबंधित किसी अधिकार में अविधिपूर्ण ढंग से किया गया हस्तक्षेप ही उपताप कहलाता है, न्यूसेंस कहलाता है। तो हमें यहाँ पे 3-4 वर्ड याद रखने हैं। क्या? पहला अनलॉफुल इंटरफेरेंस। अब वो अनलॉफुल इंटरफेरेंस किस चीज में होगा? यूज या एंजॉयमेंट या किसी राइट, यानी किसी प्रॉपर्टी के यूज में, किसी प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट में या किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी राइट में अगर हम लोग अनलॉफुल ढंग से इंटरफेरेंस कमिट करते हैं तो ये कहा जाएगा कि हमने न्यूसेंस कमिट किया है। तो ये न्यूसेंस की डिफिनीशन रही। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा इसका वो है कि टाइप ऑफ न्यूसेंस।
न्यूसेंस को जनरली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पब्लिक न्यूसेंस जिसे लोक उपताप कहेंगे, दूसरा प्राइवेट न्यूसेंस जिसे हम लोग निजी उपताप कहेंगे। यहाँ टॉर्ट में स्पेशली हम लोग निजी उपताप के बारे में पढ़ेंगे, प्राइवेट न्यूसेंस के बारे में। क्यों? क्योंकि पब्लिक न्यूसेंस को इंडिया में क्राइम माना गया है, ऑफेंस माना गया है, और इस वजह से इसे आईपीसी में रख दिया गया है, इंडियन पिनल कोड में। और आईपीसी का सेक्शन अगर 268 देखेंगे तो वहां पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बताया जा रहा है। तो इस वजह से पब्लिक न्यूसेंस अगर कमिट किया जा रहा है तो उसे हम लोग सिविल रॉन्ग न मान करके क्रिमिनल रॉन्ग मानेंगे और उसे हम लोग आईपीसी में लेके चले जाएंगे। और चूंकि हम लोग टॉर्ट पढ़ रहे हैं तो टॉर्ट में हम लोग सिर्फ सिविल रॉन्ग को पढ़ेंगे। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ रेज होता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिविल रॉन्ग एंड क्रिमिनल रॉन्ग इन केस ऑफ न्यूसेंस। तो पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस में जो बेसिक डिफरेंस है कि जब कोई न्यूसेंस पब्लिक एट लार्ज के अगेंस्ट कमिट किया जा रहा हो, यानी कोई एक्ट हमने ऐसा किया जिससे पब्लिक एट लार्ज यानी आम जनता अपनी संपत्ति को यूज करने में या उसका एंजॉय करने में या उसके राइट्स का प्रयोग करने में उसको परेशानी हो रही हो, तो इसे कहा जाएगा कि ये पब्लिक न्यूसेंस है। फॉर एग्जाम्पल रोड है, रोड को हम काट देते हैं, तो अब रोड के काट देने से क्या होगा, पब्लिक एट लार्ज सफर करेगी, जो भी उससे आया जाएगा उसको परेशानी होगी, तो ये क्या हुआ, ये पब्लिक न्यूसेंस होगा। और जबकि प्राइवेट न्यूसेंस है कि अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जैसे किसी का घर है, रेजिडेंस है, और हम उसके बगल में जाकर के म्यूजिक सिस्टम लाउड करके बजाना शुरू करते हैं, डीजे लगा देते हैं, तो एक पर्टिकुलर पर्पज से शादी विवाह है तो चल जाएगा, लेकिन कंटिन्यूअसली अगर हम बजा रहे हैं उसके घर के बगल में तो उस पर्टिकुलर पर्सन को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। तो ये क्या कमिट कर रहा है, ये प्राइवेट न्यूसेंस कमिट कर रहा है, और प्राइवेट न्यूसेंस के लिए वो सिविल सूट फाइल कर सकता है, रेमेडी मांग सकता है। तो ये दोनों डिफरेंस रहेगा। तो यहां एक चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि हम लोग यहां पब्लिक न्यूसेंस न पढ़ के हम लोग प्राइवेट न्यूसेंस पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि पब्लिक न्यूसेंस अगर होगा तो वो आईपीसी में चला जाएगा, और यहां प्राइवेट न्यूसेंस जो है टॉर्ट में हम लोग रखेंगे। अब क्या कोई ऐसी कंडीशन बन सकती है जब हम लोग पब्लिक न्यूसेंस के मामले में भी सिविल सूट फाइल कर सकें? जनरली तो ये कहा गया कि नहीं, पब्लिक न्यूसेंस के मामले में हम लोग क्रिमिनल केस में जाएंगे। तो क्या ऐसी कोई कंडीशन है कि जहां हम लोग सिविल सूट फाइल कर सकें? तो यहां बताया गया है, कोर्ट ने 3 कंडीशन ऐसी बताई हैं कि अगर ऐसी कंडीशन रहे तो हम लोग पब्लिक न्यूसेंस के मामले में भी सिविल सूट फाइल कर पाएंगे। वो कौन सी कंडीशन है? तो उसमें पहला कि इफ प्लेंटिफ, अगर प्लेंटिफ ये साबित कर दे कि उसको जो हार्म हुआ है वो स्पेसिफिक नेचर का है, अर्थात वो जो हार्म हुआ है वो सिर्फ उसी को हुआ है और किसी को नहीं हुआ है, तो इस केस में पब्लिक न्यूसेंस के मामले में भी सिविल लिटिगेशन किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन क्या बताई गई कि अगर जो हार्म हुआ है यानी जो पब्लिक न्यूसेंस कमिट हुआ है वो डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ डिफेंडेंट्स एक्ट हो, यानी प्रतिवादी के कार्य का प्रत्यक्ष परिणाम हो, तब भी हम लोग उसके लिए सिविल लिटिगेशन कर सकते हैं। और तीसरी कंडीशन है कि अगर प्लेंटिफ ये साबित कर देता है कि उसको सब्सटेंशियल नेचर का हार्म हुआ है, यानी उसे सारवान क्षति हुई है, यानी वो ये साबित कर दे कि इस न्यूसेंस से सबसे ज्यादा उसी को नुकसान हुआ है इन कंपैरिजन टू अदर्स, तो ऐसे मामले में वो पब्लिक न्यूसेंस के केस में भी सिविल सूट फाइल कर पाएगा। तो अब ये चीज हम लोगों ने देख लिया कि टाइप क्या है। अगला पॉइंट जो देखें इसका इसेंशियल एलिमेंट्स, तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग अगर इसेंशियल एलिमेंट्स निकाले जाए न्यूसेंस के तो 4 इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स इसके होंगे जो बोर्ड पे लिखा गया है यहाँ पे। अब अगर उनको देखें नंबर वाइज देखें तो पहली चीज, पहला इसेंशियल क्या है, द प्लेंटिफ मस्ट हैव राइट टू यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, अर्थात वादी को किसी संपत्ति के प्रयोग और उपभोग करने का अधिकार रहा होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, देयर मस्ट बी एन इंटरफेरेंस बाय द डिफेंडेंट विद सच यूज और एंजॉयमेंट। दूसरा इसेंशियल एलिमेंट क्या है कि प्रतिवादी द्वारा ऐसे प्रयोग और उपभोग के अधिकार में हस्तक्षेप किया गया होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है सच इंटरफेरेंस मस्ट बी अनलॉफुल, वह हस्तक्षेप अविधिपूर्ण होना चाहिए।
और चौथा और लास्ट पॉइंट क्या है, डैमेजेस टू द प्लेंटिफ, अर्थात ऐसे हस्तक्षेप से वादी को क्षतिकारित हुई हो। अगर ये चार एलिमेंट्स पूरे हो रहे हैं तो प्रतिवादी को उपताप हेतु अर्थात न्यूसेंस हेतु उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यहां जो चौथा पॉइंट है इसमें स्पेशली याद रखना है कि जो लिखा आपने कि डैमेजेस टू प्लेंटिफ, यानी प्लेंटिफ को क्षति हुई होनी चाहिए, तो ये डैमेजेस जो है साबित करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूसेंस इज नॉट अ टॉर्ट विच इज एक्शनेबल पर से। न्यूसेंस उपताप स्वतः अनुयोज्य अपकृत्य नहीं है। उपताप के लिए किसी को दोषी ठहराने के लिए हमें यह साबित करना पड़ेगा कि उसके कारण वादी को युक्त क्षति हुई है, और अगर वादी उस क्षति को साबित करने में असफल रहता है तो वह क्षतिपूर्ति नहीं पा सकता है। तो ये इसेंशियल एलिमेंट्स उनके रहे। अब इन केस ऑफ सेंसिटिव प्लेंटिफ क्या होगा, जो हमारा 6th पॉइंट था कि सेंसिटिव प्लेंटिफ यानी हम कोई काम कर रहे हैं इन जनरल, उससे किसी व्यक्ति को कोई पर्टिकुलर नुकसान नहीं होता, लेकिन कोई व्यक्ति एकदम सेंसिटिव है और उसको नुकसान हो जाता है, तो क्या वो न्यूसेंस के लिए मुझे लायबल ठहरा सकता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लें कि मैं म्यूजिक बजा रहा हूं, कॉमन सेंस में किसी को ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन कोई व्यक्ति है जिसको ऐसी बीमारी है कि जरा सी भी तेज आवाज सुनने से उसको परेशानी हो जाती है। तो अगर हमने म्यूजिक बजाया और उसको परेशानी हुई तो क्या वो मेरे अगेंस्ट मुकदमा कर सकता है, सिविल सूट फाइल कर सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। सेंसिटिव प्लेंटिफ है, ये आपकी परेशानी है, मेरी परेशानी नहीं है। अगर मेरा काम गलत होता तो सबको परेशानी होनी चाहिए थी, वहां आपकी सेंसिटिविटी है तो आप उसको समझें, हम उसके लिए लायबल नहीं ठहराए जाएंगे। तो यहां ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ सेंसिटिव प्लेंटिफ, वो प्लेंटिफ जो है रेमेडी क्लेम नहीं कर सकता है न्यूसेंस के लिए। क्यों? क्योंकि वो उनकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला आता है, और इसमें अगर हम लोग अगर एक केस देखें सेंसिटिव प्लेंटिफ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है रोल ऑफ सेंसिटिव प्लेंटिफ, तो एक केस है रॉबिन्सन वर्सेस किलवर्ट। रॉबिन्सन वर्सेस किलवर्ट। इस केस में क्या था कि एक व्यक्ति बिजनेस कर रहा था ब्राउन पेपर, भूरे रंग के पेपर का, और वो पेपर जो है काफी सेंसिटिव थे कि अगर ज्यादा गर्मी हो जाएगी तो उन पेपर का कलर जो है वो फेडेड हो जाएगा, डिसकलर हो जाएगा। तो वो जिस बिल्डिंग में ये बिजनेस कर रहे थे ब्राउन पेपर का, उसके निचले वाले फ्लोर पे एक व्यक्ति किसी अन्य चीज का बिजनेस कर रहा था, जिसके लिए एक टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रखना जरूरी था। उसने अपने बिजनेस के लिए वो टेम्परेचर किया, और जिसके कारण उसके ऊपरी फ्लोर पे रखे गए ये ब्राउन पेपर का कलर फेड हो गया। उसने इनसे, जिन्होंने टेम्परेचर किया था, इनसे नुकसान मांगा, क्षतिपूर्ति मांगी कि आपकी वजह से आपने टेम्परेचर किया, नुकसान हुआ, मुझे क्षतिपूर्ति दीजिए। कोर्ट ने डिसाइड किया नहीं, आपको क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका जो पेपर है वो सेंसिटिव पेपर था, और सामान्य व्यक्ति ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि इतने टेम्परेचर पे आपके पेपर को नुकसान हो जाता। आपका पेपर सेंसिटिव था तो आपको ऐसी जगह चुननी चाहिए थी कि जहां पे टेम्परेचर न रहे, और अगर आपने इसी बिल्डिंग में चुना है तो पहले से ही आपको नोटिस बोर्ड लगा देना चाहिए था कि यहां सेंसिटिव काम हो रहे हैं, टेम्परेचर न किया जाए। तो चूंकि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया और आपका पेपर सेंसिटिव नेचर का था, इस वजह से आपको क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी यहां पे। तो ये चीज। अब एक चीज और, न्यूसेंस के केस में मैलिस यानी मेंसरिया यानी दुराशय का क्या रोल है? तो इन जनरल हम लोग ये जानते हैं कि इन केस ऑफ टॉर्ट देयर इज नो रोल ऑफ मेंसरिया, अर्थात आपने कोई भी काम अच्छे विचार के साथ किया है या बुरे विचार के साथ किया है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ किसी को आपके काम से नुकसान हो गया तो आपको उसको क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। अब यहां पे इन केस ऑफ न्यूसेंस क्या यही रूल फॉलो होता है? तो जनरली यही रूल फॉलो होता है कि मेंसरिया का कोई इंपॉर्टेंट यानी प्ली आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि मेंसरिया के साथ किया गया यानी दुराशय के साथ किया गया कोई कार्य हो, और साथ ही साथ ये उस दुराशय के साथ किए गए कार्य का परिणाम क्या निकल रहा है, इन दोनों चीजों को डिसाइड करके उपताप के मामले में दायित्व का निर्धारण किया जाएगा। अर्थात अगर मेंसरिया बुरा है लेकिन आपका कार्य जो है विधिपूर्ण था, तो भी आपको उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा,
मेंसरिया आप चाहे जितने बुरे आशय से काम करें, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो विधिपूर्ण है, सही है। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपका आशय है कि काश एक बॉल लग जाती और किसी की डेथ हो जाती, लेकिन आप तो लॉफुल, आपको क्रिकेट खेलने का राइट मिला हुआ है और आपका इंटेंशन भले बुरा हो कि किसी की डेथ हो जाए तो मजा आ जाएगा, लेकिन अगर वो गेंद लग जाने से किसी की डेथ हो जाती है, जैसे बॉलर है बाउंस मार दिया, बाउंस मारना परमिटेड है, लेकिन मेंसरिया क्या है, मैं इसका सर तोड़ दूंगा, और सर तोड़ दिया बाउंस मार के, क्या वो लाइबल है? नहीं, लाइबिलिटी नहीं आएगी यहां पे इन केस ऑफ न्यूसेंस जो आप कमिट कर रहे हैं। लेकिन अगर ये देखा जाए कि न्यूसेंस कमिट करने में आप कोई लॉफुल काम कर रहे हैं और उस लॉफुल काम करने के पीछे आपका मेंसरिया गलत है और उस मेंसरिया के कारण उसे कोई पर्टिकुलर हार्म हो रहा है, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए लाइबिलिटी का डिसाइड किया जाएगा। अब नेक्स्ट मामला अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट पॉइंट जो 8वां पॉइंट इसका है, उसको अगर हम लोग देखें कि अबेटमेंट इन केस ऑफ न्यूसेंस, यानी क्या न्यूसेंस का दुष्प्रेरण हो सकता है? तो यस, अबेटमेंट भी हो सकता है, दुष्प्रेरित भी किया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति डायरेक्ट अपने से कर देता है तो रॉन्ग डूअर हो गया, वो डायरेक्ट ना करके किसी दूसरे के थ्रू उसे उकसाता है कि तुम कर दो। मैं म्यूजिक नहीं बजा रहा हूं किसी के घर के सामने जाके, डीजे नहीं बजा रहा हूं, दूसरे को एक्साइट कर रहा हूं कि तुम जाके कर दो, तुम जाके कर दो, तो ये ऐसे मामले में वो अबेटमेंट कहा जाता है। और अबेटमेंट के केस में भी जो अबेटर है उसकी सेम लाइबिलिटी होगी जो रॉन्ग डूअर की होती है। तो इसका मतलब क्या है कि न्यूसेंस का अबेटमेंट किया जा सकता है और अबेटर की लाइबिलिटी जो रॉन्ग डूअर है उसी के समान होती है। डिफेंसेस, अगला पॉइंट जो है 9वां पॉइंट जो डिफेंसेस, तो डिफेंस के मामले में हम लोग देखेंगे कि न्यूसेंस अगर हमने कमिट कर दिया और हम क्षतिपूर्ति देने से बचना चाहते हैं तो हमें क्या क्या बचाव मिले हैं। तो इन बचावों को हम लोग दो पार्ट में बांट लेंगे, पहला इफेक्टिव और दूसरा इनइफेक्टिव। यानी इफेक्टिव बचाव कौन है, यानी अगर हम ये साबित कर देंगे तो हमें बचाव मिल जाएगा, हमें छूट मिल जाएगी, और कुछ इनइफेक्टिव हैं यानी इन्हें साबित करने के बाद भी हमें बचाव नहीं मिलने वाला है। तो इफेक्टिव बचाव जो है, प्रभावी बचाव जिसे कह रहे हैं, उसे दो एग्जाम्पल्स में समझ लें। पहला प्रेस्क्रिप्शन, चिरभोगाधिकार। अब ये क्या है? चिरभोगाधिकार का मतलब, प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि जब हम किसी प्रॉपर्टी को एक निश्चित समय तक विदाउट एनी इंटरफेरेंस यूज करते हैं तो हमें उस प्रॉपर्टी पे प्रिस्क्रिप्शन का राइट मिल जाता है, चिरभोगाधिकार मिल जाता है। सामान्यतः ये 20 वर्ष होता है कि अगर हम किसी संपत्ति का 20 वर्ष तक बिना किसी विरोध के इस्तेमाल कर रहे हो तो अब उस संपत्ति पर हमें चिरभोगाधिकार प्राप्त हो जाएगा, उस पर रहने का, उस पर आने जाने का, हवा का, पानी का, इन सब चीजों का अधिकार हमें प्राप्त होगा। अब अगर चिरभोगाधिकार है मेरा उस संपत्ति पे और मैं उसका उपयोग कर रहा हूं, इसके कारण किसी को अपनी लैंड या अपनी प्रॉपर्टी का यूज करने में इंटरफेरेंस कमिट हो रहा हो, तो हमें पूर्ण बचाव मिला हुआ है कि हम चिरभोगाधिकार को साबित करके हम न्यूसेंस से अपनी लाइबिलिटी को हटा सकते हैं। दूसरा जो लाइबिलिटी है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, जिसे इफेक्चुअल लाइबिलिटी कर रहे हैं, वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, सांविधिक प्राधिकार। यानी विधि के अंतर्गत अगर हमको अधिकार दिया गया हो किसी कार्य को करने का और मैं उस कार्य को विधिपूर्ण ढंग से कर रहा हूं और उसके कारण किसी को परेशानी हुई हो तो मैं लायबल नहीं होऊंगा। जैसे मैं पुलिस वाला हूं, मुझे किसी को अरेस्ट करने का वारंट जारी किया जाता है कि आप उनको अरेस्ट करिए, मैं रात में उनको अरेस्ट करने पहुंचता हूं, मैं दरवाजा खटखटाता हूं, नहीं खटखटाते हैं, दरवाजा तोड़ के अंदर जाने की कोशिश करते हैं या किसी भी तरह वो भागने की कोशिश करते हैं, उनको पकड़ रहे हैं, वो कहें कि हमारी नींद खराब किया, इन्होंने न्यूसेंस कमिट किया है, लाइबिलिटी नहीं। मैं उस वक्त लॉफुल ऑर्डर के तहत काम कर रहा हूं, विधिक प्राधिकार के अंतर्गत काम कर रहा हूं, उस वक्त मुझे न्यूसेंस के लिए लाइबल नहीं ठहराया जा सकता। तो दो इफेक्चुअल यहां पे डिफेंस है। पहला हम लोग ने देखा कि प्रेस्क्रिप्शन का राइट जो है चिरभोगाधिकार, और दूसरा स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, यानी विधि के अंतर्गत अगर हमें कोई कार्य करने को दिया गया होगा और उस कार्य को कर रहे होंगे तो उससे न्यूसेंस कमिट नहीं होता, और अगर होगा भी तो हम उसके लिए लायबल नहीं होंगे। नेक्स्ट जो है इनइफेक्चुअल डिफेंसेज, यानी अप्रभावी, कि इनका डिफेंस हम नहीं ले सकते हैं, कि इस मामले में बच नहीं पाएंगे। तो वो क्या है? न्यूसेंस ड्यू टू एक्ट ऑफ अदर्स। अगर किसी अन्य व्यक्ति ने काम किया हो
तो उससे अगर किसी को नुकसान हुआ हो, न्यूसेंस कमिट हुआ हो, तो क्या मैं उसके लिए लाइबल होऊंगा? तो आंसर है हाँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मिस्टर ए और बी दो लोग जाकर के कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से सिर्फ बी ने कोई ऐसा काम किया जिससे न्यूसेंस कमिट हो गया। तो क्या ए इस बात का बचाव ले सकता है कि वो काम तो सिर्फ बी ने किया था, मैंने नहीं किया था? तो जवाब है नहीं, यहां पे नहीं, उनकी लाइबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि दोनों कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए गए थे, उसमें से एक ने भी काम कर दिया तो दोनों मिलकर के लाइबिल होंगे, और इसी को ज्वाइंट लाइबिलिटी कहा जाता है, संयुक्त दायित्व होगा। दूसरा, पब्लिक गुड, यानी लोकहित में, लोक कल्याण हेतु अगर मैं कोई कार्य कर रहा हूं और उससे न्यूसेंस कमिट हो जाता है, तो वहां भी हम इसका डिफेंस नहीं ले पाएंगे। यहाँ न्यूसेंस के मामले में कि न्यूसेंस अगर कमिट हो रहा है तो पब्लिक गुड का डिफेंस नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, तीसरा जो इनफेक्टिव डिफेंस है वो रीजनेबल केयर। अगर हम ये भी साबित कर दें कि हमने रीजनेबल केयर रखा था, युक्त सावधानी रखी थी, तब भी हमको यहाँ बचाव नहीं मिलने वाला है। और चौथी चीज, प्लेंटिफ कमिंग टू न्यूसेंस, अगर वादी स्वयं आ गया हो अपने पास उस न्यूसेंस जहां कमिट हो रहा है वहां, तो क्या ये बचाव होगा? नहीं, ये भी बचाव नहीं होगा। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इनइफेक्टिव डिफेंसेस जो रखे गए हैं ये सब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी शो कर रहे हैं, यानी इन चीज़ों के होने के बावजूद भी हमें बचाव नहीं मिलने वाला है, हमें उत्तरदायी ठहराया जाएगा और इस पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी रूल लागू होता है। अब लास्ट पॉइंट जो इसका है, डिफरेंस बिटवीन न्यूसेंस एंड ट्रेसपास। उपताप और उपचार में उपताप और अतिचार में अंतर क्या है, तो उनको जल्दी जल्दी हम लोग देखते लेते हैं एक चार्ट के थ्रू। पहले कॉलम में हम लोग लिख लेते हैं उपताप न्यूसेंस, और दूसरे कॉलम में जो है ट्रेसपास है, और उसमें देखेंगे कि जो न्यूसेंस के लिए जो एंट्रेंस है, यानी किसी प्रॉपर्टी में प्रवेश जो है आवश्यक नहीं होता है, हम बाहर से भी कर सकते हैं, जबकि ट्रेसपास में एंट्रेंस आवश्यक होता है। दूसरा, इन केस ऑफ न्यूसेंस इज नॉट एक्शनेबल पर से, यह स्वतः अनुयोज्य नहीं है, और जबकि ट्रेसपास एक्शनेबल पर से है, यह स्वतः अनुयोज्य है। तीसरा, कंसिक्वेंशियल, ये न्यूसेंस के केस में कंसिक्वेंशियल इंटरफेरेंस इज सफिशिएंट, यानी परिणामिक हस्तक्षेप भी पर्याप्त होगा न्यूसेंस कमिट करने के लिए, और उसमें क्या है, नहीं, ट्रेसपास के केस में कंसिक्वेंशियल इंटरफेरेंस सफिशिएंट नहीं होता है, इसके लिए डायरेक्ट इंटरफेरेंस होना जरूरी है। और लास्ट डिफरेंस अगर हम लोग देखें कि न्यूसेंस जो है कंटिन्यूइंग रॉन्ग है, और जबकि ट्रेसपास कंटिन्यूइंग रॉन्ग नहीं है। तो इन 10 पॉइंट्स के माध्यम से हम लोगों ने न्यूसेंस को देखा।